नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं एसएसटी की जो बुक है 9th क्लास की। उसमें चैप्टर 3 दिया गया है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। उसमें टॉपिक है 3 नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। इससे पहले हमने 2 वीडियो में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं आज नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। नात्सियों का विश्व में क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यह है नात्सियों का विश्व में दृष्टिकोण। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं का एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। ये जो दृष्टिकोण था, इसमें जो सभी समाज थे उनको बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले, ब्लॉन्ड बोलते हैं नीली आंखों वालों को, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। जो यहूदी थे उनको नस्ल विरोधी माना जाता था, आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। डार्विन क्या थे? एक प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास को प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति के व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, बाद में क्या है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक सिद्धांत दिया था जो था अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। यह विचार दिया। उसने कहा था कि अतिजीविता का सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय स्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया था। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा थी, क्या थी हिटलर की जो विचारधारा थी? हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू जो क्या था? लेबेनसराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि
सारे जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। तो इस तरह की धारणा थी, उसमें पोलैंड था जो वो पहली उसकी प्रयोगशाला बनी, उसका पहले उसमें उपयोग किया गया। एक नॉर्डिक जर्मन आर्य के नाम का शब्द आया है, उसका अर्थ है आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड शब्द था, मैंने आपको बताया है, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले लोगों को ब्लॉन्ड कहा जाता था। आगे है पॉइंट 3.1 है नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया का अर्थ है दया मृत्यु। कार्यक्रम के तहत जो ये यूथनेजिया है, इसका अर्थ है दया मृत्यु। कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। जो लोग मानसिक रूप से या शारीरिक अपंग थे या विकलांग थे, उनको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, उनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों एवं अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। जो ये अश्वेत शब्द आया है यहाँ पर, ये था जो अश्वेत होता है जो अंग्रेज गोरे लोग, और अश्वेत काले लोगों को, अफ्रीकी लोगों को अश्वेत बोला गया है यहाँ। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मन ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए थे। उनके ऊपर बहुत सारा काम का लोड था और उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। भूख के लिए वो तड़प तड़प कर मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनाने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। घेटो का मतलब दड़बा। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता भी दिया हुआ था।
ये धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से ही निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, वो था यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से अंतकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंत में पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। देखिए कितना उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिप्सी, जो यहाँ शब्द आया था, एक जिप्सी का मतलब होता है एक श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर क्या था? सूदखोर भी एक शब्द आया है। सूदखोर का अर्थ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूदखोर शब्द है। सूदखोर शब्द है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। घेटो एक शब्द आया है। घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। आगे देखते हैं हम 3.2 है अपना पॉइंट है जो नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। इसमें आप देख सकते हैं, युद्ध के साए में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आरे जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये जो यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी थी, जिसमें इसमें डाल करके ये आप एक ट्रेन के रूप में या फिर उसी प्रकार से एक ये गाड़ी को देख सकते हैं।